जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरावाहे पढ़ेंगे बच्चों। चरावाहे वो होते हैं बच्चों जो पशुओं का पालन करते हैं और उनके से प्राप्त दूध मांस को व्यापारिक रूप से उत्पादन करके आर्थिक रूप से लाभ लेते हैं। हम पूरे विश्व के चरावाहों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि पूरे विश्व में जलवायु अलग अलग है तथा भौतिक वातावरण भी अलग अलग होता है, अतः चरावाह भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आधुनिक विश्व में चरावाहे किस प्रकार के होते हैं, इसके लिए हम पढ़ते हैं भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरावाही का कितना महत्व है, उपनिवेशवाद ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला है और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों का किस तरह सामना किया है। पहाड़ों पर, सबसे पहले हम पहाड़ों पर चलते हैं बच्चों। भारत में जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ से ढक जाती है तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते हैं। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही जानवरों के लिए चारा बन जाती है। अप्रैल के महीने के अंत तक उत्तर दिशा में जाने लगते हैं। गर्मियों के चरावाहों के लिए उत्तर दिशा अनुकूल होती है। इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के इन समुदायों को गद्दी कहते हैं बच्चों। शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। जब बर्फ पिघलती है और ऊंचे दर्रे खुल जाते थे तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे। दर्रे बच्चों उसको कहते हैं जब दो पहाड़ों के बीच में एक पतली और सकरी गली जैसा रास्ता होता है, उसे हम दर्रे कहते हैं। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते हैं, जरा और पूर्व की तरफ चलते हैं। गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भामर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदान बुग्याल की तरफ चले जाते थे। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चरागाह बदलने रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरावाह समुदायों में दिखाई देता है। यहाँ के भोटिया शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरावाहे थे। फिर आते हैं बच्चों हम लोग पठारों मैदानों और रेगिस्तानों में। चरावाहे सिर्फ पहाड़ों में नहीं रहते थे, वे पठारों मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरावाहा समुदाय है। गडेरिए या चरावाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। मानसून में ये पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चरागाह की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। कोकणी किसान धंकरों को चावल भी देते थे, जिन्हें वे वापस अपनी पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियों भेड़ बकरियों और गडरियों का ही बसेरा रहता था। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था। चरावाहों के में एक जाना पहचाना नाम है बंजारों का। बंजारे उत्तर प्रदेश पंजाब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कई इलाकों में रहते थे। राजस्थान के रेगिस्तानों में भी राई का समुदाय रहता था। इस इलाके में बारिश का कोई भी भरोसा नहीं था
और ना बारिश यहाँ पे होती भी थी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते राई का खेती के साथ साथ चरावाही का भी काम करते थे। बरसात में तो ये बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। लेकिन अक्टूबर का महीना आते आते ये चरागाह सूखने लगते थे। नतीजन ये लोग नए चरागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। राई गांव का एक तबका ऊँट पालता था, के साथ ये लोग कुछ भेड़ बकरियां भी पालते थे। अब देखते हैं बच्चों कि औपनिवेशिक काल में या उनके शासन में, अंग्रेजों के शासन काल के दौरान, अंग्रेजों के ज़माने में चरावाहों का जीवन किस तरह बदला। औपनिवेशिक शासन और चरावाहों का जीवन कैसा था। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरावाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। पहला बदलाव आया कि खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेतीहर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी, क्योंकि हमारे देश पर इंग्लैंड का शासन था। 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। दूसरा कि 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे। कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। वन अधिनियमों ने चरागाहों की जिंदगी ही बदल डाली। जंगलों में जाने से रोका जाने गया, उनको रोक लगा दी कि वो जंगल में न जाए। पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का जो स्रोत थे, जो क्षेत्र, अब वह चरावाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे। भले ही वहाँ चारा कितना ही हो, घास कितनी भी क्यों न हो, चारों तरफ घनी हरियाली हो, लेकिन उन्हें एक परमिट के द्वारा ही जंगलों में जाने की अनुमति दी जाती थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानूनन कब तक जंगल में रह सकते हैं। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। फिर तीसरा, घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरावाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। चौथी बात, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई। टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। सन 1850 से 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। चरावाहे के साथ कितने जानवर हैं, उसने कितना टैक्स चुकाया, इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। इन बदलावों ने चरावाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। जब चरागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे कुचे चरागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा ये हुआ बच्चों कि चरागाह सदा जानवरों से भरे भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतू चरावाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा और चारे की कमी और जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमज़ोर और भूखे जानवरों की संख्या
और मरने वाले जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। चरावाहों ने इन बदलाव का सामना कैसे किया? बच्चों, उनको तो इस परिस्थिति का सामना करना ही था। कुछ चरावाहों ने अपने जानवरों की संख्या को कम कर दिया और ऊंट और भेड़ पालने वाले राइका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींच दी गई और उस सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे। इसी समय खेतों को की भी ज़रूरत रहती थी, तो जो उन्हें जानवरों के मल मूत्र से मिल जाती थी। चरावाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था। वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। अफ्रीका में चरावाहों का जीवन कैसे था? अब हम अफ्रीका चलते हैं बच्चों। अफ्रीका की तरफ चले तो जहाँ दुनिया की आधी से ज़्यादा चरावाहों की ही आबादी रहती है। इनमें बेदुइन्स, बेबर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर अब अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहाँ वर्षा आधारित खेती करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ के चरावाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ और गधे भी पालते हैं और इनसे दूध, मांस, पशुओं की खाल और ऊन आदि प्राप्त करके बेचते हैं। कुछ चरावाहे व्यापार और यातायात संबंधी कार्य भी करते हैं। कुछ चरावाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरावाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल के गहरे बदलाव आए। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। उनकी ज़मीन उनसे छीन ली गई, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी गई। अब आपको लगता होगा जब इतनी मुश्किलें थी तो चरागाहों का क्या हुआ होगा? मसाइयों को सबसे बड़ी समस्या यह रही बच्चों कि उनके चरागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाईलैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों स्टेटिस तक फैला हुआ था। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाईलैंड को 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिया गया। मसाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में सटा दिया गया। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। बहुत सारे चरागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मसाई मारा सांबरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए। अच्छे चरागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें मसाइयों को धकेल दिया गया। अब है कि सरहदें बंद हो गई। मसाइयों की तरह अन्य चरावाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। वे विशेष परमिट के बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। चरावाहों को गोरे लोगों के इलाके में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने के लिए भी रोक दिया गया। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाले मानते थे। आखिर खानों से माल निकालने, सड़क बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों को श्रम के लिए ही भरोसा करना पड़ा और इन्हें श्रम देना पड़ा। जब चरागाह सूख जाते थे बच्चों, तब इस सूखा दुनिया भर के चरागाहों की जिंदगी पर असर डालता था। जिस साल बारिश नहीं होती थी
और चरागाह सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो उनके सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाता है। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चरागाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, बच्चों, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते चले गए। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरागाहों में जानवरों की संख्या लगातार गिरावट आती गई। अब इसका असर बच्चों सब जगह एक जैसा नहीं पड़ा। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी आए। बदलाव से सारे चरावाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनाने से पहले मसाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। एक वरिष्ठ जन एल्डर्स और योद्धा, दूसरा था योद्धा वॉरियर्स। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे, मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए योद्धाओं को तैयार किया जाता था। यहाँ जानवर ही संपत्ति होती थी और हमला करके दूसरे के जानवरों को छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था इनका। मसाइयों के मामले की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई समूहों में बांट दिया और तय कर दिया कि वे अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंप दें। उसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदियां लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत ही कमजोर हो गई। बच्चों, जैसे जैसे समय बीतता गया, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। जो चरावाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे, उनकी हालत बहुत ही अलग थी। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। इस तरह मसाई समाज में दो स्तरों पर बदलाव आए। जैसे जैसे चरागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया और जो चरागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे समय उनकी समस्याएं पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगते थे। फिर भी चरावाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते हैं। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफ़ी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरावाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो बच्चों, इस प्रकार हम यह अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको इस वीडियो में बहुत सारे बड़े बड़े मैदान, बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्र और मानचित्र देखे होंगे, जिसकी सहायता से यह अध्याय आपको बहुत आसानी से और सुचारू रूप से समझ में आ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब अपने घर में सुरक्षित व स्वस्थ होंगे तथा अब आप अपना अध्ययन वीडियो के माध्यम से ही करेंगे। अतः बच्चों, आपको भविष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए यह वीडियो बहुत ही मार्गदर्शन करेगा। बच्चों, हमने पूरा अध्याय देख व पढ़ लिया, लेकिन जब तक हम अभ्यास के प्रश्न नहीं करेंगे हल, तब तक हमें यह और निश्चित रूप से तय नहीं कर पाएंगे कि हमें यह अध्याय पूर्ण रूप से समझ में आ गया है। बच्चों, इसी के अंतर्गत हम पहला प्रश्न है कि भारत और अफ्रीका में चरावाहों का कितना महत्व है। हमें लिखना है कि भारत में और अफ्रीका की जलवायु के कारण यहाँ चरावाहों जैसा व्यवसाय प्रचलित है और इसका क्या महत्व है, ये आपको लिखना है। भारत के ही माध्यम में दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में चरावाहों की क्या स्थिति है। मैंने आपको अपने वीडियो में समझाया था कि पहाड़ों पर रहने वाले चरावाह जलवायु के अनुरूप गर्मियों में जो है पहाड़ों पे चले जाते हैं अपने पशुओं को लेकर, और सर्दियों में पहाड़ों से नीचे उतरकर अपनी घाटियों में या मैदानों में अपने चरावाहों के रूप में अपना व्यवसाय करते हैं। तो आपको इस स्थिति को पूर्ण रूप से समझाना है।
प्रश्न तीसरा है कि भारत के मानचित्र में आपको प्रमुख पठारों को और मैदानों को दर्शाना है। आप इसमें अब दक्षिण का पठार, तमिलनाडु का पठार, मालवा का पठार, ये 3 पठार और पूर्वी और पश्चिमी घाट दर्शाएंगे और उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण में पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान मानचित्र में दर्शाएंगे तो आपको भारत की भौगोलिक स्थिति स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। चौथा प्रश्न है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में कौन कौन सी घुमंतू प्रजातियां हैं, उनके नाम लिखने हैं मात्र आपको। आप उन प्रजातियों के नाम आपको आराम से मिल जाएंगे, कुछ मैंने अपने वीडियो में भी दिखाए हैं और आप उसके अनुरूप नोट कर लीजिए। पांचवा प्रश्न है औपनिवेशिक शासनकाल में चरावाहों के जीवन पर 4 प्रभाव लिखिए। आप देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने चरावाहों पर कौन कौन सी बंदिशें लगाई और उसका उनके व्यवसाय पर, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह आप 4 बिंदु में लिखेंगे। छठवां प्रश्न है कि अंग्रेजी शासनकाल पर चराहों पर कौन कौन सी बंदिशें लगाई गई थी। अंग्रेजी शासनकाल पर चराहों पर कौन कौन सी बंदिशें लगाई गई थी। जब उनका शासनकाल था तो उन्हें क्या क्या बंदिशों का सामना करना पड़ा था, किस प्रकार बार बार पशुओं को लेकर यहाँ से वहाँ किस प्रकार उनको अपना स्थान बदलना पड़ रहा था, ये आप पूरी विवरण लिखेंगे। 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न है अफ्रीका के चरावाहों के जीवन पर 4 बिंदु लिखिए। आप सभी जानते हैं कि अफ्रीका में भी उपनिवेश था और वहाँ पे भी अंग्रेजों ने चरावाहों पर बहुत सारी बंदिशें लगाई गई थी, तो वह आपको पूर्णतः लिखना है। प्रश्न 8वां है 1947 के बाद चरावाहों पर सीमा पर कौन कौन सी बंदिशें लगाई गई। उन्हें सिंधु नदी के पार नहीं जाने दिया जाता था, सीमा के पार उन्हें चरावाहों के लिए बंदिशें थी। वह सारे आपको अपने वीडियो में ढूंढकर इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। प्रश्न 9वां है कि मसाई लोगों का जीवन किस प्रकार था। अफ्रीका की यह एक जनजाति है मसाई, इनके जीवन के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न 10वां है कि विश्व के मानचित्र में प्रमुख चरागाह क्षेत्र दर्शाइए। आप सभी घास के मैदानों को जानते हैं और उन घास के मैदानों को वेल्ड, स्टेप, प्रेरीज, पंपास, इनको आपको विश्व के मानचित्र में दर्शाना है बच्चों। और इन्हें दर्शाने के बाद आप इस अध्याय को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और आप अच्छे से अपने प्रश्न हल कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद बच्चों।